नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये इसका 23 पार्ट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूं रेलवे एग्जाम के लिए। उसके 33 लेक्चर हैं टोटल। अगर वो सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। और मैं आपको रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। 2023 के रेलवे के करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगर एग्जाम में ये दोनों सीरीज देख के जाते हैं आप, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश हेल्प इन कन्वर्टिंग फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। डैश फिब्रिनोजन को फिब्रिन में परिवर्तन करने में मदद करता है। तो देखिए, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में? तो ये कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन। लिवर की बात करता हूं तो लिवर में दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है हेपरिन प्रोटीन होता है और दूसरा होता है फिब्रिनोजन। तो जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है, एक ये होता है और एक होता है हेपरिन। ये दोनों जो प्रोटीन है वो लिवर में प्रेजेंट होते हैं। जो हेपरिन होता है ना, वो क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट को रोकता है। जो खून का थक्का जम जाता है ना, उसको जमने नहीं देता बॉडी के अंदर। तो ये खून के थप्पे को इनसाइड द बॉडी जमने नहीं देता। क्या? हेपरिन। जो हेपरिन प्रोटीन है उसकी बात हो रही है। अगर मैं फिब्रिनोजन की बात करता हूं तो ये ब्लड क्लॉट करता है आउटसाइड द बॉडी। जैसे आपको लग गई और आपके ब्लड निकल रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको रोकने का काम करता है कौन? उसको रोकने का काम करेगा फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो लिवर की बात करेंगे तो दो प्रोटीन हो जाते हैं उसमें। ये दोनों प्रोटीन याद रखो, पता है, हेपरिन प्रोटीन और दूसरा होता है फिब्रिनोजन। और फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में कौन? थ्रोम्बिन। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन की बात करता हूँ और बहुत बार बताया मैंने आपको, दो टाइप के विटामिन होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जिसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1 आता है, B2 विटामिन आता है और भी विटामिन आते हैं बी कॉम्प्लेक्स में, और दूसरा होता है विटामिन सी। ये दो टाइप के वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये हो गए वाटर सोल्यूबल विटामिन के नाम। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो विटामिन सी है उसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करूंगा तो ये चार टाइप के होते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, कीड़ा से याद रखो आप। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चार टाइप के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं बी और सी होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड टेलीफोन? टेलीफोन की खोज किसने करी थी? अभी फिलहाल में टेलीफोन तो बंद हो गए हैं, अभी चलते हैं मोबाइल। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मोबाइल की खोज किसने करी थी, मोबाइल की डिस्कवरी किसने की थी, तो इनका नाम याद रखो। इनका नाम है मार्टिन कूपर ने मोबाइल की खोज करी थी और इन्वेंट किया था मोबाइल। 1973 में इन्होंने फर्स्ट मोबाइल फोन इन्वेंट किया था, का नाम था मोटोरोला। ये मोटोरोला जो फोन है सबसे पुराना फोन है जो इन्वेंट किया 1973 में मार्टिन कूपर ने। फिर टेलीफोन की बात करते हैं। टेलीफोन की खोज करी थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखिए, जब टेलीफोन की बेल बजती है, घंटी बजती है, तो उसको हम बोलते हैं बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने खोज करी थी टेलीफोन की और मार्टिन कूपर ने मोबाइल की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीसीजी वैक्सीन सी स्टैंड फॉर? बीसीजी टीके में सी का अर्थ क्या होता है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीजी का फुल फॉर्म आता है, इसको हम बोलते हैं बेसिलस कालमेट गोइनिन। बेसिलस कालमेट गोइनिन बोलते हैं बीसीजी को। सी से कैलमेट आता है, तो बेसिलस कैलमेट गोइनिन बीसीजी का फुल फॉर्म है। जो बीसीजी वैक्सीन है ना, वो टीबी के लिए हम देते हैं। टीबी को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये टीबी के लिए वैक्सीन होती है, ट्यूबरक्लोसिस। इसको न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं 48 आवर्स से पहले। तो ये क्वेश्चन आता है, जो बीसीजी वैक्सीन होती है ना, उसको हम न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं, उसकी टाइमिंग पूछता है, तो 48 घंटे के अंदर ये वैक्सीन देते हैं हम न्यूबॉर्न बेबी को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस? यदि धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कभी भी अगर करंट बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो कम होता है। तो रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव आएगा? ये कम हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखो, V = IR, जिसमें V होता है वोल्टेज, I मतलब होता है करंट थ्रू द रजिस्टर।
और आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। आई का फॉर्मूला होता है V अपॉन आर। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो आई अगर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर आई बढ़ेगा यानी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये वोल्टेज है तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाफिंग गैस जिसको हम N2O बोलते हैं, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। जो N2O गैस है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम यूज करते थे बेहोश करने के लिए, एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक के लिए यूज करते थे पहले डॉक्टर। बहुत पुरानी बात है ये। अगर किसी ने नाइट्रस ऑक्साइड गैस सूंघ ली तो वो हंसने लगता था। ये देखिए लाफिंग गैस इसलिए बोलते हैं इसको। पहले डेंटिस्ट लोग जो होते थे, डेंटिस्ट लोग यूज करते थे ये लाफिंग गैस बेहोश करने के लिए या सुन करने के लिए पोषण। डेंटिस्ट लोग एक मिरर यूज करते हैं, उस मिरर का नाम याद रखो, को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। कौन सा उपकरण तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करता है? तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करता है या उसको मेजर करता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है वाटर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, जो वाटर को मेजर करता है। तो याद रखो हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। कुछ इक्विपमेंट देखते हैं हम जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर विंड वेलोसिटी को यूज होता है, विंड वेलोसिटी को मेजर करता है। फिर बात करते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। कभी भी आपको देखिएगा पायरो, PYRO, इसका मतलब होता है हाई। इसका मतलब होता है हाई। जब भी कोई हाई टेम्परेचर होगा वो मेजर करता है पायरो। तो पायरो दिख गया पायरोमीटर। तो ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, जैसे सन का टेम्परेचर हो गया, स्टार का टेम्परेचर हो गया, तो पायरोमीटर से हम यूज करते हैं। फिर बैरोमीटर बहुत आता है एग्जाम में, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करता है बैरोमीटर। तो आप चार ये क्वेश्चन याद रखो आप, एक हाइग्रोमीटर, एक एनीमोमीटर, एक पायरोमीटर और बैरोमीटर। ये चार क्वेश्चन ही बहुत आते हैं एग्जाम में, ज्यादा अपन को पढ़ना नहीं है, जो आता है वही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो टाइप के एनर्जी होती है, एक फ्यूजन एनर्जी होती है और एक होती है फ्यूजन एनर्जी। तो जो सन होता है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है, उसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी जनरेट कर पाता है। जो फ्यूजन एनर्जी होती है ना, हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बहुत बताया मैंने आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी करते हैं। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी है, इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मिलकर हीलियम बनाते हैं। तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हीलियम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन एनर्जी। तो जो सन होता है उसमें फ्यूजन एनर्जी होती है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या यूज होता है? इसमें यूरेनियम यूज होता है। यूरेनियम 235 यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले बता चुका हूँ। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व का नाम बताइए। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का? तो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है पोटेशियम। ऑप्शन में पोटेशियम नहीं था इसलिए सोडियम आएगा। सेकंड नंबर में सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb और Cu। कॉपर होता है Cu मतलब, Pb मतलब लेड होता है। तो क्वेश्चन आता है अगर ऑप्शन में पोटेशियम नहीं होगा तो आप सोडियम लगाएंगे। तो सोडियम सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। पोटेशियम पहले नंबर में आता है, सेकंड नंबर में सोडियम आता है। देखिए लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी पूछ सकता है, जिसको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। ये होता है हमारा गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी? ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी विलियम हार्वे ने। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 23rd पार्ट था 600 क्वेश्चन का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं रेलवे के एग्जाम में। अगर इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।